तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज है 29 अप्रैल। तो आज की जो हमारी दैनिक समसामयिकी है इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो जो डेली करंट अफेयर्स जो कि हम डेली करते हैं, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी होती हैं, अगर उनमें आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि हाल ही में किस राज्य में लगी आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने 2 हेलीकॉप्टर Mi-17 तैनात किए हैं। तो हुआ यह है कि मिजोरम के जो जंगल हैं उनमें लग चुकी है आग। तो जंगलों में जो आग है उसको बुझाने के लिए वायुसेना ने 2 हेलीकॉप्टर Mi-17 तैनात कर दिए हैं। हवा लगने के कारण जो है, हवा की तेज़ स्पीड जो है एक प्रमुख कारण है इसका। और अभी हाल ही में गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए जो है यहाँ पर आग लगी है। और बारिश की कमी है, इस वजह से भी ये भी एक कारण है। तो एयरफोर्स का Mi-17 हेलीकॉप्टर है, आग बुझाने के लिए इसको तैनात किया गया है। इसके अलावा मैं बताऊं, ये देखिए आग वाला सीन आप देख सकते हैं। इस काफ़ी भयंकर तरीके से इसमें आग लग गई है। और मिजोरम के बारे में बात करूं आपसे, ये देखिए मिजोरम जो है रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे, ये मिजोरम हमारा राज्य। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं इनको 7 सिस्टर कहा जाता है। इसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश है, फिर असम आता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। 7 जो स्टेट हैं वो हमारे 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जो है काउंट होते हैं। ध्यान रखिएगा सिक्किम जो है 7 सिस्टर्स में काउंट नहीं होता है। तो मिजोरम जो है यहाँ की राजधानी आइजोल यहाँ की राजधानी है। ये देखिए मिजोरम का मैं आपको मैप दिखाई देता हूँ, ये इस तरीके का है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, सीएम यहाँ के जोरमथंगा हैं और PS श्रीधरन पिल्लई जो हैं वो यहाँ के अभी गवर्नर हैं। लोकसभा की यहाँ 1 सीट है, राज्यसभा की 1 ही सीट है और जो असेंबली है लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की यहाँ पर 40 सीटें हैं। नेशनल पार्क के बारे में मैं बताऊँ, यहाँ पे मुरलेन और फबंगपुई ब्लू माउंटेन जो है नेशनल पार्क है यहाँ पे। इसके अलावा मैं बताऊं जो मिजोरम है हमारा, इस मिजोरम राज्य ने खेलों को जो है उद्योग का दर्जा भी दिया है, लेकिन खेल की जो यूनिवर्सिटी है वो मणिपुर में स्थापित की गई है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन मैं बात करता हूं, हाल ही में पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया, वे कौन से घराने से थे। तो ये मैं आपको बताऊं, ये बनारस घराने से थे। इनको जो है पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका था और ये पंडित राजन मिश्रा बनारस घराने से संबंधित थे, उससे जो है ये रिलेटेड थे। तो ये जो है ख्याल शैली से ये संबंधित थे। जो शास्त्रीय गायन होता है, 2 तरीके का गायन होता है, एक तो होता है ध्रुपद गायन और दूसरा होता है ख्याल गायन। तो ध्रुपद गायन वो होता है जो तानसेन गाया करते थे, सारे गामा पाधा निसा। और एक ख्याल गायन वो होता है जिसमें विचार या कल्पना, जो उन्मुक्त गायन होता है जिसमें जैसे विचारों की बात की जाती है, कल्पना में खो जाते हैं। तो ये जो है ख्याल गायन के जो है बनारस घराने के राजन मिश्रा जी थे। ये आप देख लीजिए राजन मिश्रा हैं जिनका निधन हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, पंडित जसराज जो काफ़ी ज़्यादा फेमस इसके कलाकार थे, मेवाती घराना के थे। और ध्रुपद के प्रसिद्ध कलाकार जो थे वो तानसेन, महान संगीतज्ञ जो कि इनका जो मध्य प्रदेश से संबंधित थे, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और अकबर के जो है दरबार में ये गाया करते थे। और इसके अलावा तानसेन सम्मान भी मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है, वो 2020 का अगर बात करूँ तो पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। ये देखिए पद्म अवार्ड जो दिए गए हैं, इनको पद्म अवार्ड्स के बारे में भी जान लेते हैं कौन कौन से पद्म अवार्ड होते हैं। तो भारत में जो पद्म अवार्ड होते हैं वो 3 तरीके के, 3 कैटेगरी तो ये हो जाती हैं। सबसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। लेकिन जो सबसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो होता है हमारा भारत रत्न। तो भारत और ये जो सभी पद्म अवार्ड हैं इनके बारे में मैं बताऊं आपको, इनकी शुरुआत कब हुई थी। तो 1954 में सभी पद्म अवार्ड की शुरुआत हुई थी। तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके बाद जो है पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर पद्म श्री आता है। तो भारत रत्न जो है 1954 में जब शुरुआत हुई तो 3 लोगों को दिया गया था। इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, CV रमन भी थे और इसी के साथ साथ C राजगोपालाचारी, इन 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। तो हाल ही में जो है 2019 में जो भारत रत्न दिया गया है वो 3 लोगों को ही दिया गया है। प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया है। इसके अलावा पद्म विभूषण की बात कर लेता हूँ मैं। पहले पद्म अवार्ड बता दूँ 2021 में कितने लोगों को दिया गया है। तो 2021 में जो पद्म अवार्ड है वो 7 लोगों को तो पद्म विभूषण मिला है, 10 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 102 लोगों को पद्म श्री मिला है। तो टोटल 119 लोगों को 2021 में पद्म अवार्ड दिए गए हैं। और ये जो गणतंत्र दिवस की संध्या होती है उस पर जो है ये घोषित किए जाते हैं। तो पद्म विभूषण अवार्ड के बारे में जान लेते हैं किस किस को ये दिए गए हैं।
सबसे पहले जो शिंजो आबे हैं, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और अभी जो जापान में प्रधानमंत्री हैं वो योशिहिदे सुगा हैं। तो ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको पद्म विभूषण दिया गया। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इनको दिया गया। इसके बाद मैं बताता हूँ SP बाला सुब्रमण्यम तमिलनाडु के, इनको मरणोपरांत मिला है, ये आर्ट से रिलेटेड थे। इसके अलावा मैं बताऊं बेल्ले मुनप्पा हेगड़े मेडिसिन चिकित्सा क्षेत्र में कर्नाटक के थे, इनको जो है पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद नरेंद्र सिंह कृपानी में बताऊं, ये जो है ऑप्टिकल फाइबर के जनक जो थे नरेंद्र सिंह कृपानी थे, इनको जो है इनको भी मरणोपरांत मिला है। एक मौलाना वहीदुद्दीन खान जो है अध्यात्म के क्षेत्र में दिल्ली से संबंधित, इनको अवार्ड मिला। जब ये अवार्ड मिला था इनको तब ये जीवित थे, हाल ही में इनका निधन हो चुका है। अगले जो है ब्रजवासी लाल बीबी लाल आर्कियोलॉजी दिल्ली से संबंधित थे, इनको मिला है पद्म विभूषण का अवार्ड। और 7वां नंबर जो है सुदर्शन साहू आर्ट के क्षेत्र में उड़ीसा के हैं, इनको जो है पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। तो अभी 2021 में जो है 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। आगे बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हाल ही में किसने 12वां बार्सिलोना ओपन का खिताब जो है वो जीता है। ये मैं बताऊँ आपको, जो राफेल नडाल हैं, जिनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है, इन्होंने जो है इस अवार्ड को जीता है, 12वां बार्सिलोना अवार्ड। और इन्होंने जो है 12वीं बार बार्सिलोना खिताब जीता है। इसके अलावा मैं बताऊं, जो ग्रैंड स्लैम जो होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, जब साल की शुरुआत होती है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से जो है साल की शुरुआत होती है। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन होता है, तीसरे नंबर पर जो है विंबलडन आता है, और चौथे नंबर पर जो साल की ख़त्म होता है उसमें होता है US ओपन। तो शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US। 2020 की अगर मैं बात करूं तो विंबलडन जो था वो कोरोना के कारण जो है, कोविड-19 के कारण विंबलडन ओपन जो है वो रद्द कर दिया गया था। तो मैं बता देता हूं आपको, ये देखिए राफेल नडाल हैं, किंग ऑफ क्ले कोर्ट जो है, इनको बार्सिलोना ओपन इन्होंने जीता है 2021 में। इसके अलावा मैं बताऊँ आपको, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था 2021 का, इसके बारे में बताऊँ तो जो 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन था, ये जनवरी में आयोजित हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें जो मेंस में खिताब जीता है वो नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने इसको जीता था। इसके अलावा फीमेल की बात करूँ, ये नाओमी ओसाका हैं, जापान की प्लेयर हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 2021 का जीता था। इसके अलावा बात करते हैं फ्रेंच ओपन जो है, फ्रेंच ओपन जो होता है 2020 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंच ओपन 2020 का राफेल नडाल ने जीता था, जिनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है, ये स्पेन के निवासी हैं। इसके अलावा बात करूँ, ये जो फीमेल में जो अवार्ड जीता है वो जीता है ईगा स्विएटेक ने। ये मैं बता देता हूँ, पूरा नाम लिख देता हूँ इनका, ईगा स्विएटेक पोलैंड की रहने वाली हैं, इन्होंने जो है इस अवार्ड को जीता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारे अमेरिकन ओपन जो है, US ओपन लास्ट में जो होता है, क्योंकि विंबलडन जो है 2020 में रद्द हो गया था। तो US ओपन जो है वो डोमिनिक थियम ने जीता था, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। और इसके अलावा जो इसमें फीमेल में जो था वो नाओमी ओसाका, जापान, इन्होंने जीता था। अगर सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम की बात करूं तो सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है वो विंबलडन है, उसके बाद US ओपन है, फिर फ्रेंच ओपन है और फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन है। मैं सबसे पुराने की बात कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो है कौन सा ओपन शुरू हुआ था, कौन सा ग्रैंड स्लैम जो है स्टार्ट हुआ था। तो विंबलडन जो है सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, उसके बाद अमेरिकन ओपन स्टार्ट हुआ था, फिर फ्रेंच ओपन, फिर जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टैटिक GK हो चाहे करंट हो। आप जो है इस क्लास को बहुत ही उपयोगी है, आप इसको लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बात करता हूँ, हाल ही में केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की समय अवधि को कहाँ तक बढ़ा दिया है। विवाद से विश्वास जो योजना थी वो 1 फरवरी 2020 को ये स्टार्ट की गई थी। जब 1 फरवरी को भारत में बजट आता है, जिसको निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था, तो ये 1 फरवरी 2020 को स्टार्ट की गई थी। इसका मतलब ये था कि जो प्रत्यक्ष कर से संबंधित जो विवाद जो लंबित हैं उनका निपटारा करना जो है इसका उद्देश्य था। तो इसकी मैं बात करूँ तो इसकी जो समय अवधि है वो 30 जून 2021 तक जो है इसको बढ़ा दिया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए क्या था इसमें। विवाद से विश्वास जो योजना थी वो हमारी स्टार्ट हुई थी 1 फरवरी 2020 को। इसके बाद बताऊँ, ये जो 30 जून 2021 तक इसको बढ़ा दिया गया है। जो प्रत्यक्ष कर होते हैं उससे संबंधित विवादों का जो निपटारा करना है वो हो जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स जो होते हैं प्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा टैक्स से रिलेटेड मैं बताऊँ आपको तो GST जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भारत में 101 में संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा जो है GST आया था। और ये जो है 1 जुलाई 2017 से जो है भारत में लागू हुआ। अरुण जेटली जी इसको लेकर के आए थे। तो 1 जुलाई को जो है GST डे मनाया जाता है। GST के बारे में एक बात और बता दूं आपको, इनडायरेक्ट टैक्स है ये।
अप्रत्यक्ष कर है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो सीधे जिसको लगते हैं उससे नहीं लिए जाते हैं, जबकि किसी मीडियम से लिए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जैसे आपकी इनकम पे जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो आप समझ लीजिएगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो 22 जनवरी 2015 को ये स्टार्ट हुई थी और पानीपत हरियाणा से स्टार्ट हुई थी। पानीपत हरियाणा से ही क्यों स्टार्ट हुई थी, इसका अगर मैं रीज़न आपको बताऊं, क्योंकि हरियाणा में जो है सबसे कम लिंगानुपात है पूरे देश भर में, तो इसीलिए हरियाणा पानीपत से जो है मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरुआत की थी। उसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि, जो पीएम किसान कृषक सम्मान निधि योजना है, ये फरवरी 2019 में स्टार्ट हुई थी। इसमें जो है 2,000 रुपये की 3 किस्त आती हैं किसानों के खाते में, तो 6,000 रुपये प्रति वर्ष जो है इसमें आते हैं, और गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसको स्टार्ट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारी है जनधन योजना। इसके बारे में बताऊं, ये जो है 28 अगस्त 2014 को जो है स्टार्ट हुई थी। ये जो योजना है वो वित्तीय समावेशन की विश्व में सबसे बड़ी योजना है कि जब मोदी जी की जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तब सबसे पहले जो बैंकों में जो खाते खोले गए थे वो जनधन योजना के तहत ही खाते खोले गए। तो ये जो है वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है। इसके बाद मैं बात करता हूँ अगली जो है मिशन इंद्रधनुष जो है वो 2014 में ये स्टार्ट हुई थी। टीकाकरण की जो है ये योजना है, इसमें जो है टीकाकरण को स्टार्ट किया गया था। अभी जो भारत में टीकाकरण चल रहा है वो मिशन इंद्रधनुष का 2.0 ही जारी किया गया है कि जो कोविड-19 का भारत में जो टीकाकरण है वो 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ था। और भारत में जो कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं वो 2 टीके हैं, एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। कोविशील्ड जो टीका है भारत में वो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे उसको बना रहा है, कोवैक्सीन को भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा बनाया जा रहा है। एक और वैक्सीन जो कि स्पुतनिक वी है रूस के द्वारा बनाई गई है, उसको भी भारत में मंजूरी दी जा चुकी है। अगली बात करता हूँ मैं मुद्रा योजना। ये जब कब स्टार्ट की गई थी ये मैं बताऊँ आपको, ये 8 अप्रैल 2015 को जो है स्टार्ट की गई थी। इसको समझ लेते हैं मुद्रा योजना में होता क्या है। इसमें 3 तरह के लोन दिए जाते हैं लोगों को। लोन की योजना है बेसिकली, एक तो होता है शिशु लोन, और दूसरा नंबर का होता है हमारा किशोर लोन, और तीसरा होता है हमारा तरुण लोन। शिशु लोन में ये होता है कि 50,000 तक जो है आप लोन ले सकते हैं, कि किशोर में आप जो है 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं, और तरुण में आप जो है 10 लाख तक का लोन आपको मिल जाएगा। तो इसमें होता ही है कि जो कोई भी अगर मतलब नया अपना स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करना चाहता है तो मुद्रा योजना के तहत वो जो है वो लोन ले सकता है। तो ये 2014 में स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा हम बात करते हैं अगली जो हमारी योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये जो थी योजना 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी। ये 19 फरवरी 2015 को ये योजना स्टार्ट होती है। ये सूरतगढ़ गंगानगर से स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य ये था कि स्वच्छ धरा खेत हरा, इसमें जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड इसमें बांटे गए थे। अगला बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हाल ही में किसने हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक जो है इसको विकसित किया है। ये किसने विकसित किया है ये मैं बताऊं आपको। ये DRDO के द्वारा ये विकसित है। इसमें होता ये है, ये इसमें जो है निकल धातु जो निकल धातु होती है हमारी, इसका यूज़ किया गया है। इसमें जो है निकल धातु जो ये होती है वो अत्यधिक तापमान को जो सहन कर सकती है। तो ये जो है जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है अगर इंजन बनाता है तो इंजन में जो है इसका यूज किया जाएगा, जिससे जो वो है अधिक से अधिक तापमान को सहन कर सके। इसके लिए इस जो क्रिस्टल ब्लेड है इस तकनीक को विकसित किया गया है। इसके अलावा मैं बताऊं DRDO की बात कर लेते हैं। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो G सतीश रेड्डी जी हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। और DRDO द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है हेमंत कुमार पांडे को दिया गया था। इसके बाद अगर मैं इसरो की बात करूं, इसरो जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं क्या है ये। इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और भारत में जो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक थे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी थे। और विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र जो है वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और हाल ही में जो इसरो का मिशन है वो PSLV C51 जो मिशन था अमेजोनिया वन जो कि भेजा गया था, भारत ने इसको भेजा था, ब्राज़ील का मिशन था। जो अमेजन वर्षा वन है उस पर ये जो है नज़र रखता है। तो इसरो हमारा ये हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। ये देखिए ये PSLV C51 इसने भेजा था भारत के द्वारा। ये अमेजन वर्षा वन जो है उस पर निगरानी रखेगा। अमेजन वर्षा वन ये आप देख सकते हैं, ये इसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वन में ही पाई जाती है। और अमेजन नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी, सबसे बड़ी एरिया वाइज जो नदी है वो अमेजन नदी ही है। लेकिन अगर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करूं तो वो नील नदी है जो अफ्रीका में बहती है।
और जो जिसका जो ख़त्म होती है यहाँ पे मिस्र में आकर मिस्र को जो है नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। तो अमेजोनिया वन जो सैटेलाइट था, इसके साथ भारत ने अपना एक सैटेलाइट भी टिका दिया था, सिंधु नेत्र, जो कि DRDO द्वारा निर्मित था। इसमें जो है इसका उद्देश्य ये था कि जो पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है, इसी के साथ साथ जो इंडियन ओशियन रीजन है, इस पर नज़र रखने के लिए भारत ने एक सिंधु नेत्र सैटेलाइट DRDO द्वारा निर्मित PSLV C-51 से ही भेजा था। तो ये जो है इस रीजन पर नज़र रखेगा, तो इसके लिए इन्होंने इसको भी भेजा था। अगला क्वेश्चन बात करता हूँ, हाल ही में खबरों में रही KRI नागला पनडुब्बी किस देश की है? तो ये जो है इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी। ये हुआ ये कि जो बाली द्वीप है इंडोनेशिया में, तो इसमें जो है इसके पास जो ये पनडुब्बी है वो लापता हो गई। होता ये है जैसे पानी होता है, पानी में अगर पनडुब्बी चलती है, मान लीजिए ये वाटर है, तो पानी में जो पनडुब्बी चलती है तो इसकी एक लिमिट होती है कि कितना पानी का दबाव वो जो है सह सकती है। तो इसकी जो लिमिट थी वो 260 मीटर की इसकी लिमिट थी, लेकिन ये 800 मीटर तक अंदर चली गई, नीचे चली गई। तो जब ये दबाव नहीं झेल पाई तो ये जो है लापता हो गई। तो इसमें जो है इसको बचाने के लिए, इसको खोजने के लिए भारत ने डीप मर्जेंस जो रेस्क्यू व्हीकल है उसको भारत ने भेजा है इससे पता लगाने के लिए। ये देखिए ये पनडुब्बी थी जो कि इसके लापता हो चुकी है, इंडोनेशिया की थी। ये डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल जो है जो भारत का है, विशाखापत्तनम से भारत ने इसको भेज दिया है। ये जो है नीचे सतह पर जाकर के पता लगाएगा कि जो पनडुब्बी है वो कहाँ डूबी है, इसके बारे में पता देखिए क्या चलता है आगे। ये देखिए एशियान का जो इंडोनेशिया है, ये एशियान का सदस्य है। एशियान के जो बारे में बात कर लेता हूँ आपके लिए। एशियान में जो है 10 देश आते हैं एशियान में। एशियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता इंडोनेशिया में ही है। तो एशियान के 10 देश जो हैं म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस। फिलीपींस के बारे में बता दूं आपको, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में ही है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो मनीला फिलीपींस में ही है। इसके आगे बात करता हूँ मैं, ये देखिए इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता में है और यहाँ की जो करेंसी है वो इंडोनेशियन रुपया है। प्रेसिडेंट यहाँ के जोको विडोडो हैं। और यहाँ के जो द्वीप की बात करूँ, एक तो सुमात्रा द्वीप है, यहाँ पे बाली द्वीप जहाँ पे ये डूबी गई है, जावा जो है जावा है, सुंडा स्ट्रेट होती है यहाँ पे, सुंडा जलसंधि जो है। इसके अलावा ये जो है जो ग्रीनलैंड है उसके बाद सबसे बड़ा जो आइलैंड कंट्री जो है वो यही है हमारा इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन बात करता हूं मैं आपसे, 25 अप्रैल 2021 को सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सैन्य खर्च करने में भारत जो है कौन से स्थान पर रहा है, ये आपको मुझे बताना है। मैं बताऊं जो सिपरी जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये एक रिपोर्ट जारी करती है कि कौन सा देश जो है कितना अपने सैन्य पर खर्चा कर रहा है, इसकी यह रिपोर्ट जो है जारी करता है। तो स्टॉकहोम में ये संस्था है, इस भारत जो है इसमें 3rd स्थान पे रहा है। ये सिपरी है, देखो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर है। तो स्टॉकहोम के बारे में बताऊं आपको, यहाँ से जो है स्वीडन की जो ग्रेटा थनबर्ग जो जलवायु की कार्यकर्ता हैं, काफ़ी ज़्यादा इस पर जलवायु परिवर्तन पर आवाज़ उठाती हैं, वो स्वीडन की है जो युवा कार्यकर्ता जो है। इसके अलावा स्वीडन में जो है स्टॉकहोम में जो नोबल प्राइज़ होते हैं वो स्वीडन में ही दिए जाते हैं, स्वीडन के स्टॉकहोम में। लेकिन एक जो नोबल पीस प्राइज़ होता है वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। इसके अलावा ये देखिए, अगर मैं बताऊं इसमें टॉप पर कौन है, तो सबसे ज़्यादा खर्चा जो है अमेरिका करता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर खर्चा करने में भारत है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा खर्चा USA करता है। अगर विश्व का टोटल सैन्य खर्चे की बात करूँ तो 100% में से USA जो है विश्व के टोटल खर्चे का 39% अकेले USA खर्च कर देता है। दूसरे नंबर पर चाइना है जो कि 13% जो है पूरा चाइना खर्च कर देता है, ये देख सकते हैं। भारत जो है, भारत ये जो टोटल है वो 3.7% जो है विश्व के सैन्य खर्चे का भारत इस पर खर्च करता है। ये देखिए भारत, मोदी जी आप देख सकते हैं कहाँ टैंक पे बैठे हुए हैं। इसके अलावा बात करता हूँ अगला जो है, भारत में अगर जो एयर में सिस्टम है, जो क्या क्या भारत ने अभी हाल ही में परमाणु हथियार खरीदे हैं, मैं बताऊँ राफेल जो है, राफेल भारत ने फ्रांस से खरीदा है। तो जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी राफेल लेने गए थे, तो ये तभी का फ़ोटो है। इसके अलावा बताऊँ भारत में जो है एक एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर मान लीजिए भारत की ओर कोई मिसाइल दाग देता है तो मिसाइल को जो है बीच में ही नस्तेनाबूद कर देगी ये हमारी S-400 S-400 ये एयर डिफेंस सिस्टम है। ये इसको जो है भारत ने रूस से खरीदा है। आगे बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 93वें एकेडमी जो अवार्ड हैं, ऑस्कर अवार्ड है, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है। तो 93rd जो अकेडमी ऑस्कर अवार्ड है वो घोषित किए जा चुके हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। 1929 में इनकी स्थापना हुई थी और भारत की अगर मैं बताऊं, भारतीय
जो एकमात्र महिला हैं जो ऑस्कर अवार्ड पाने वाली, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, भानु अथैया, इनको गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो और 93rd नंबर के दिए जा चुके हैं। तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो एंथोनी हॉपकिंस से इनको दिया गया है। तो जान लेते हैं, ये देखिए अमेरिका में इसका आयोजन होता है, ये देखिए। और इसके अलावा मैं बताऊं, बेस्ट पिक्चर जो है वो नोमैडलैंड, जिसको बाफ्टा अवार्ड भी दिया गया था, उसी को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद बताता हूँ मैं आपको, अगला जो है हमारा बेस्ट एक्टर जो है वो एंथोनी हॉपकिंस है। ये देखिए इनको जो है सर्वाधिक उम्र वाले ये बेस्ट एक्टर की श्रेणी में ये जो है एक्टर हैं एंथोनी हॉपकिंस, 83 वर्ष की उम्र में इनको ये अवार्ड मिला है। अगले जो है बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूँ तो फ्रांसिस मैकडोरमैंड जो है वो नोमैडलैंड की ही ये एक्ट्रेस है, इनको ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और इनके लिए बता दूं, द एंथोनी हॉपकिंस जो हैं इनको नोमैडलैंड के लिए अवार्ड नहीं मिला है, द फादर इनकी फिल्म है, उसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट जो है जो बेस्ट डायरेक्टर हैं वो क्लो झाओ जो हैं, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, नोमैडलैंड को ही इन्होंने डायरेक्ट किया है, इसके लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, ये देखिए बेस्ट सपोर्टिंग में रोल में जो है वो डेनियल कालुआ है, इनको मिला है। और जो फीमेल में जो है वो यू जुंग यून, ये जो है मिनारी फिल्म के लिए इनको मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना अनुमान लगाया है, इसके बारे में मुझे बताना है। देखिए इसने जो अनुमान लगाया है भारत की अर्थव्यवस्था कितना ग्रो करेगी वो लगाया है इन्होंने 11%। तो इनका कहना यह है कि भारत जो है अगले वर्ष 2021-22 में जो है 11% से ग्रो करेगा। अभी जो पिछला वर्ष था हमारा कोविड-19 के चलते बर्बाद हो गया, इसमें काफ़ी जो है हमारी जो जीडीपी थी बहुत नीचे गई, माइनस में चले गए थे हम। अगर मैं बात करूं एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर जो है मनीला फिलीपींस में स्थित है, मनीला फिलीपींस। इसके बारे में और बात जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रेसिडेंट जो हैं इसके असाकावा जो हैं यहाँ के अध्यक्ष हैं, लेकिन जो अशोक लवासा जो भारत के चुनाव आयुक्त थे वो यहाँ के उपाध्यक्ष बन गए हैं। तो उपाध्यक्ष जो हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के अशोक लवासा हैं। इसके जो मेंबर देश हैं वो 68 इसमें मेंबर कंट्री हैं। इसके बाद ये देखिए एशियन डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक मैं आपको बता देता हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि यूएनडीपी जारी करता है, भारत की इसमें रैंक 131 भी हैं, टॉप पर इसमें नॉर्वे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बताऊं तो जिसमें जो रिपोर्टर्स के बारे में रिपोर्ट जारी की जाती है, भारत की रैंक इसमें 142वीं रैंक है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक पेरिस फ्रांस की संस्था है, वो इसको जारी करती है। अगली है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स। इसमें होता यह है कि स्वच्छ ऊर्जा जो है उसको बढ़ावा देना इस रिपोर्ट का उद्देश्य है। तो भारत की रैंक इसमें 87 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, किस देश में कितनी ज़्यादा बिजनेस करने के लिए सुगमता है, उसको लेकर के वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को जारी करता है। भारत की इसमें रैंक 63rd है। अगला बात करता हूँ, टॉपिक ऑफ द डे है हमारा ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ये हम एक टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। हुआ ये था जब 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था करजन ने। बंगाल विभाजन के विरोध में जो है भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया 1905 में। तो उसके बाद जो सूरत फूट की बात करूं तो जब सूरत फूट हुई थी तो 1907 में ये सूरत फूट हुई थी। तो रास बिहारी घोष उस वक्त अध्यक्ष थे। तो नरम दल और गरम दल दो भागों में जो कांग्रेस थी विभाजित हो गई थी। तो गरम दल के नेता ये चाहते थे कि जो है गरम दल के जो 3 नेता थे, लाल बाल पाल, मैं बता देता हूँ आपको, लाल बाल और पाल 3 नेता थे हमारे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। गरम दल के नेता ये चाहते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कोई लाल बाल पाल में से बने, लेकिन नरम दल के नेता जो है ये नहीं चाहते थे। इस वक्त जो है जो है 1907 में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी। एक तरफ नरम दल हो गया था, एक तरफ गरम दल हो गया था। लेकिन 1916 में ये जो है लखनऊ समझौता हो गया था। उसके बाद ये दोनों जो है आपस में मिल भी गए थे। अगला है हमारा चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को भारत लौट के आए थे, उसके बाद इन्होंने जो पहला भारत में सत्याग्रह किया वो चंपारण सत्याग्रह ही था। 1917 में इन्होंने इस सत्याग्रह को किया था। तो एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, वो गांधी जी से मिले। उन्होंने ये कहा कि हमसे जो है 3 कठिया प्रथा को इन्होंने समाप्त कराया था। इनका इसमें ये होता था कि अंग्रेज जो है वो नील की खेती कराते थे और नील की खेती में जो किसान लोग थे उनको कुछ बचता नहीं था। अगला मैं बताऊं आपको, जो खेड़ा सत्याग्रह है वो 1918 में हुआ था। गांधी जी ने इसमें गुजरात में इसको गांधी जी ने किया था।
अगला बात करता हूँ रॉलेट एक्ट भारत में कब आया था। ये रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया था। ये ना वकील ना दलील ना अपील वाला कानून था, ये 1919 में आया था। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर लेता हूँ। ये जो था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और जो जनरल डायर था उसने अमृतसर के जो जलियांवाला बाग जो बाग था उसमें जो है 79 लोगों पर गोलियां चलवा दी थी और इसमें जो है बहुत लोग मारे गए थे। इसके बाद जो है हंटर आयोग बैठा, उसका ये कहना था कि उसने जो वहाँ पर डायर था उसको निर्दोष करार दिया। उसके बाद इसी के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाउटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी। इसके बाद बात करता हूँ खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया। 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। टर्की में जो खलीफा थे उनके समर्थन में ये आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद असहयोग आंदोलन जो था 1920 में चलाया गया गांधी जी के द्वारा, इसमें जो है पूरी तरह से असहयोग की बात कही गई थी। तो असहयोग आंदोलन के जब चल रहा था तो 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा घटना हो जाती है गोरखपुर में। जो पुलिस थाना होता है उसमें लोगों ने आग लगा दी थी। तो उसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, चौरी चौरा जो घटना थी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।